इसी बीच एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है राष्ट्रपति भवन से कि आर्मी चीफ राष्ट्रपति भवन से निकल गए हैं। राष्ट्रपति के साथ करीब 1.5 घंटे तक उनकी ये बैठक चली और उसके बाद आर्मी चीफ वापस निकल गए। ये बड़ा अपडेट हम आपको राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर से पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस समय की मौजूदा हालात क्या है नेपाल में, काठमांडू में इस समय सरकार को लेकर, अंतरिम सरकार के चेहरे को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। एक मैराथन मीटिंग चल रही है करीब 2 बजे से ही और उसी मीटिंग में करीबन 1.5 घंटे के बाद आर्मी चीफ बाहर निकले हैं। जेनजी के अलग अलग ग्रुपों से बातचीत चल रही है। सेना ने लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको कंट्रोल किया हुआ है और उसी बीच आर्मी चीफ भी उस मीटिंग में मौजूद थे जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की मौजूदगी में यहां पर चल रही थी और ये तस्वीरें भी हम आपको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव भी जुड़े हैं और पंकज दास भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आप नेपाल की राजनीति को, नेपाल की हर परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस समय जो मीटिंग चल रही है, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या कुछ निकल भी पाया मीटिंग में सुशीला कार्की के नाम को लेकर या फिर अब भी कई ऐसे कंसेंसस है जिसको लेकर डिस्कशन जारी है? पंकज, कि आज सुबह 3 बजे तक जिस बात पर सहमति नहीं हो पाई थी, अभी भी हालात लगभग वही हैं, क्योंकि सुशीला कार्की को बनाने को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनकी जो शर्त है, जो जेनजी प्रोटेस्टर हैं, उनकी शर्त संसद विघटन को लेकर है, जिस पर कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके प्रशासनिक सलाहकार हैं, उनके कानूनी सलाहकार हैं, वो सब अलग अलग समूह से, राजनीतिक दलों से, जो है नागरिक समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सबकी बात में एक ही बात आ रही है कि किसी भी हालत में जो है संसद विघटन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जेनजी प्रोटेस्टर है, उनकी पहली शर्त ही ये है कि पहले संसद विघटन हो, उसके बाद जो है सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नियुक्त हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी पेच भी है। संवैधानिक रूप से सुशीला कार्की, अगर ये संविधान रहता है तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस है, वो किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं जा सकता है, क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात कि सुशीला कार्की को किस आधार पर प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर भी कानूनी रूप से राष्ट्रपति जो है सलाहकार ले रहा है, क्योंकि उसमें बिना संसद के सदस्य हुए प्रधानमंत्री बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आपको संसद का सदस्य होना ही होगा। तो यानी कि यदि जब तक ये संसद रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा, तब तक सुशीला कार्की को लेकर बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। बिल्कुल पंकज, जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल संविधान के अंदर, नेपाली संविधान के अंदर आर्टिकल 106 ये बताता है कि कोई भी सीजीआई या कोई भी पुराना जो आप कह सकते हैं जज, वो कभी भी ऐसे संवैधानिक या फिर आप गवर्नमेंट का पद ग्रहण नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि अगर आपको इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा किसी को बनाना है तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव करने होंगे और इसी को लेकर सबसे ज्यादा कमोबेश परेशानी है, क्योंकि राष्ट्रपति इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि आखिरकार कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी आशीष श्रीवास्तव भी जुड़ा है। आशीष, हम इस समय राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद है, मौसम खराब है, यहाँ पर लगातार तेज बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा, क्या नेपाल के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में जो मौसम या फिर जो हालात हमने खराब देखे थे, जो पिछले 4 दिनों पहले देखे थे, क्या वो हालात अब भी खराब है? स्थिति सुधार हुई है क्या? लगातार लोग अपनी आम जिंदगी पर वापस लौट रहे हैं? आशीष, देखिए, जिस तरीके से नेपाल के हालात हैं इस समय, एक तरफ तो काठमांडू में कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा सत्ता संघर्ष चल रहा है और कैसे बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं यहाँ के नेपाल के, वो अभी भी परेशान इस वजह से है क्योंकि उनकी लाइफ और जिंदगी पूरी ट्रैक पे ही नहीं आई है, क्योंकि अभी भी बॉर्डर सील है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से जो उनका चीजें हैं वो रुकी हुई हैं। अभी भी जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं नेपाल में। इसके साथ साथ जो जितना नुकसान हो जा चुका है, चाहे सरकारी जो कार्यालय हैं वो जलाए जा चुके हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, क्योंकि दुकानें तो लोगों ने खोल दी हैं, बिजनेस भी खोलना शुरू किया है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट किसी सरकारी ऑफिस से करना है उनको, तो उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ऐसे में सब कुछ वहीं पर होल्ड हो गया है। कई जो ऑर्डर्स हैं पुराने बिजनेसमैन के, वो सब होल्ड हो गए हैं, तो सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है।
भले ही खुला खुला लग रहा है, नेपाल भी खुल रहा है, लेकिन थमी हुई सबकी जिंदगी इस समय है और सबकी नजर काठमांडू पर है कि कैसे वहां पर कुछ फैसला हो तो आगे कुछ सुचारू चीजें चलें, क्योंकि अभी भी कई हिस्सों में नेपाल के कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कि जो अगर थोड़ा सा भी आउटरन बढ़ते हैं वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और शाम 5 बजे के बाद लग जाता है हर क्षेत्र में कर्फ्यू। तो लोग अभी भी स्थिर नहीं हो पाए हैं, भले ही हिंसा ये कम हुआ हो, प्रदर्शन कम हुआ, आंदोलन कम हुआ, लेकिन लोगों की यथास्थिति वही अभी है और वो ऊहापोह में कि आखिर होना क्या है। तो आगे 24 घंटे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कि आखिर अब क्या होगा नेपाल के साथ में और किस तरीके से वहाँ यहाँ के लोग पूरी तरीके से अपने जीवन को ट्रैक पे ले आएंगे। यही बात है कि देखिए अगले 24 बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस समय काठमांडू पर ही टिकी हुई है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ गए। अमित, आपने जब से ये चीजें तख्ता पलट वाली चीजें शुरू हुई, जब से लगातार स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, आप यहाँ पर मौजूद थे, आप एक तरीके के यहाँ के विटनेस है, चश्मदीद, जब आपने सारी चीजों को अपने आप बदलते हुए देखा। अभी जो मीटिंग लगातार चल रही है, 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है, कई ग्रुप से लगातार बातचीत करिए, क्या इसको लेकर कुछ पॉजिटिव साइन आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि स्थिति जरूर ठीक हो सकती है, अंतरिम सरकार का एक चेहरा का पर सहमति बन सकती है? सुमित, मुझे लगता है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के चेहरे पे क्लैरिटी हो चुकी है। सुशीला कर्की ही इस अंतरिम सरकार की अध्यक्षा होने वाली हैं बतौर प्रधानमंत्री बने, या जो सिस्टम फिलहाल तय किया जा रहा है उसको लेकर फिलहाल जो चर्चाएं हो रही हैं वो फ्रेमवर्क को लेकर है कि आखिरकार किस टेक्निकलिटी के तहत किया जाए। जो बात पंकज भी कह रहे थे, टेक्निकल ग्राउंड्स कई सारे हैं, लेकिन जब आपके देश एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं। अब ना प्रधानमंत्री है, ना कैबिनेट है और ना ही पॉलिटिकल एलीट है, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से उसका सफाया कर दिया गया है और नाराजगी पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ था। तो ऐसे में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स मांगता है और निश्चित रूप से नेपाल के संविधान में से ही कोई एक लीगल एडवाइस लेके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को देखते हुए सुशीला कर्की को आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर सब कुछ ट्रैक पे रहता है तो इस लीगल फ्रेमवर्क और जो सरकारी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है उसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कई सारे और सवाल होंगे कि मंत्री पद कैसा होगा, क्या मंत्री पद होगा या नहीं होगा, जेनजी का कैसा से वो एडवाइस करेंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप हैं उनकी जांच को लेकर क्या सहमति बनती है, और उससे भी बड़ा सवाल कि 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर या साल भर के अंदर फ्रेश इलेक्शंस कब होने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेके जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि बॉल बहुत ज्यादा रोल करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन चेहरे बतौर चेहरा उसमें फिलहाल कहीं कोई अब कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। सुशीला कर्की ही आपको अंतरिम सरकार को आगे ले जाते हुए दिखेंगी। सुमित। बिल्कुल अमित, हमारे साथ रोहित सिंह भी वीरगंज से जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से अमित बता रहे थे कि देखिए नाम को लेकर क्लैरिटी है, पहले इस नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कल जब सेना मुख्यालय के अंदर मीटिंग हुई उसको लेकर कई बवाल भी हुए, कई ऐसे गुट भी थे जो लगातार दूसरे नामों को लेकर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उस पर एक कंसेंसस बन गया है। अभी फ्रेमवर्क को लेकर डिसाइड किया जा रहा है, अभी लगातार ये डिसाइड किया जा रहा है कि आखिरकार 6 महीने के बाद कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे चीजें बदलेंगी। अभी आप वीरगंज में मौजूद हैं, आप लगातार परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्या लोगों में इस बात का कॉन्फिडेंस है, क्या लोगों में इस बात को लेकर सहमति है कि हाँ चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, दोबारा से नेपाल की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी? देखिए सुमित, नेपाल की जो पूरी अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर जो है वो पर्यटन से पे ही निर्भर करता है, और जब पर्यटन को जो मार पड़ी है इस वक्त, उससे जाहिर सी बात है दोनों तरफ के लोग जो हैं वो परेशान हैं। मैं वीरगंज में इस वक्त मौजूद हूँ। भारत नेपाल की सीमा पर ये शहर जो है बसा हुआ है, और आपको अब हम बता दें कि भारत की तरफ तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रक्स जो है पिछले 4-5 दिनों से खड़े हैं, जो ज़रूरी सामान लेकर जिन्हें नेपाल आना था वो नहीं जा पा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से देखिए तो लोग जो है
फंसे जो नेपाल में फंसे हुए थे उनको कुछ कुछ करके जो है निकालने की कोशिश जो है वो बॉर्डर के जरिए की जा रही है। यानी कि स्थिति जो है बॉर्डर पे वो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब देखने को मिलती है, क्योंकि बॉर्डर के लोग जो है आवाजाही उनका हमेशा बना रहता है एक दूसरे की तरफ। जो है नेपाल के लोग भारत जाते हैं, भारत के लोग नेपाल आते हैं, लेकिन अभी जो बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो गया है, पर्यटन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, व्यापार जो है उस पर जो है सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और दोनों तरफ के लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं कि भाई किस तरीके से धंधा पानी आगे बढ़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब एक सरकार का गठन होगा काठमांडू में। तो जाहिर सी बात है काठमांडू पे ही अब सबकी नज़र टिकी है कि कितनी जल्दी वहाँ पे कोई समस्या का निदान निकलता है, कितनी जल्दी सरकार का गठन या अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार